नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मानसून सत्र शुरू होने वाला है। क्या मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा? इसका जवाब है कोई शक नहीं, क्योंकि विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या तैयारी कर रही है? वो कौन सा बिल हो सकता है जो विपक्ष की सियासत को किल कर दे? क्या परिसीमन का बिल फिर से सदन के पटल पर हो सकता है? गिरने के लिए नहीं, बल्कि लागू होने के लिए। लेकिन सिर्फ 90 दिनों में क्या बीजेपी ने सारा गणित बदल दिया? क्या बीजेपी के पास बहुमत है? 90 दिनों में कैसे 298 का आंकड़ा 360 को पार कर सकता है? क्या बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने मोदी के विजन को जमीन पर उतारने के लिए वो लोकतांत्रिक नीति अपनाई जिसका विपक्ष अंदाजा भी नहीं लगा पाया, जिसको विपक्ष समझ ही नहीं पाया? जरा देखिए, देश में महिला आरक्षण के लागू होने का रास्ता परिसीमन से होकर गुजरता है, और इसके लिए क्या है मोदी का मिशन 360। राजनीति के तराजू से न तोले, स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। वर्तमान में क्या घटने वाला है और उससे भविष्य कितना बदलने वाला है, इसको समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। और यह इतिहास इतना पुराना भी नहीं है, सिर्फ 90 दिन के आसपास पुराना है। तारीख थी 17 अप्रैल 2026। परिसीमन को लेकर बिल इंट्रोड्यूस किया गया और बाकायदा परिसीमन के बाद महिला आरक्षण की राह प्रशस्त होनी थी। लेकिन पक्ष में 298 वोट पड़े, विपक्ष में पड़े 230 वोट, और 2/3 बहुमत सरकार को नहीं मिला और यह बिल गिर गया। इस बिल के गिरने के बाद महिला आरक्षण कानून के लागू होने को लेकर कई सवाल खड़े हुए कि क्या वाकई में 2029 के चुनाव के दौरान यह लागू हो भी पाएगा या इसके लिए 34 का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, महिला आरक्षण पर जो बाजी पूरी पलट गई, क्या 90 दिन के अंदर फिर से बाजी पलटने को तैयार हो चुकी है? क्योंकि 3 महीने पहले 17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र चल रहा था, जब महिला आरक्षण और कई सीटों के परिसीमन बिल लाए गए, नई सीटों के परिसीमन बिल लाए गए। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पूरा जोर लगा दिया। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल के मुद्दे पर वोटिंग के दौरान सरकार जरूरी 2/3 बहुमत जुटा पाने में नाकाम रही। संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद गिर गया और यह बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। बिल के पक्ष में 298 वोट मिले, जबकि विरोध में 230 वोट पड़े थे। मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया था, जिसके चलते विशेष बहुमत के लिए 2/3 का आंकड़ा 352 होना चाहिए था। पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े, बावजूद इसके सरकार विशेष बहुमत के आंकड़े से 54 वोट पीछे रह गई और विधेयक गिर गया। लेकिन अब बाजी पलटी हुई नजर आ रही है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने एक बार फिर से महिला आरक्षण कानून, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, उसको लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए लोकसभा में ताजा समीकरण तैयार होने लगे हैं। नंबर गेम के लिए पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक नजरें बनी हुई है। इसलिए जरा सबसे पहले तो यह देखिए कि जो मोदी का मिशन 360 है, उसके 4 बड़े लक्ष्य क्या रहने वाले हैं, जिनको इस बिल के पास होने के बाद मानकर चलिए उस राह पर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए जरा, सबसे पहले तो परिसीमन का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। परिसीमन अगर हो गया तो महिला आरक्षण का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा एक देश एक चुनाव की राह पर देश आगे बढ़ सकता है। न्यायिक और संवैधानिक सुधार भी इससे जुड़े हुए हैं, और इसलिए मिशन 360 सिर्फ एक बिल का पास होना भर नहीं है। देश के अंदर कानून व्यवस्था से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े सुधारों में इसे गिना जाएगा। और यही वो बड़े सुधार है जिनकी तरफ बीजेपी का फोकस है। क्योंकि सबसे पहले हमने जिक्र किया परिसीमन का। दरअसल सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में समान रूप से 50% वृद्धि, इससे सदन की कुल संख्या लगभग 850 तक पहुंच सकती है। दूसरा, महिला आरक्षण।
परिसीमन के बाद 2029 के चुनाव से लोकसभा और विधानसभा की 1/3 सीटों पर महिला आरक्षण लागू होगा। महिला बहनें, माताएं विधानसभा के अंदर आकर, लोकसभा के अंदर आकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगी। एक देश एक चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संवैधानिक बदलावों का रास्ता साफ करना और न्यायिक संवैधानिक सुधार, यूसीसी सहित ऐसे सुधार जिसके लिए भविष्य में संविधान संशोधन या व्यापक सहमति की जरूरत संभव हो, इन सब के लिए 360 चाहिए। तो क्या वाकई में इन तमाम सुधारों के लिए एनडीए ने, या कहें कि मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए चाणक्य अमित शाह ने इस आंकड़े को, इस मैजिक नंबर को, इस सुपर मेजॉरिटी के रास्ते को क्लियर कर दिया है। जरा इसको भी एक बार समझिए और देखिए जरा कि गणित क्या है। इस सुपर मेजॉरिटी का रास्ता तभी साफ हो सकता है जब नए सहयोगी जुड़ जाएं, विपक्षी दलों के अंदर टूट हो जाए और मतदान के समय विपक्ष की गैर हाजिरी हो। यानी एक तो वो सहयोगी भी जुड़ जाएं जो इस बिल के समर्थन में बेशक वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसके अलावा जो इसके विरोध में उनके अंदर टूट हो जाए, और जो टूटे नहीं वो गैर हाजिर हो जाए। अगर ये सब होता है तो लोकसभा के अंदर एक ऐसा गणित बन सकता है जिससे मिशन 360 सफल हो सकता है। इसलिए अब जरा लोकसभा का भी गणित एक बार समझ लीजिए और देखिए। लोकसभा का जो वर्तमान गणित है उसमें कुल सीटें 543 हैं। इस लिहाज से अगर 2/3 बहुमत की बात करेंगे तो 362 सांसदों का सहयोग चाहिए। लेकिन वर्तमान में नंबर गेम में थोड़ा सा बदलाव है। वर्तमान में जो सांसद हैं वो 540 हैं और इस हिसाब से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 360 है। और ये तब है जब सभी 540 के 540 सांसद लोकसभा के अंदर मौजूद रहे। अब सोचिए जरा, अगर इनमें से 10 भी सांसद गैर हाजिर रह गए तो यही आंकड़ा 354-55 के बहुमत तक आकर रुक जाएगा। और ये आंकड़ा एनडीए के पास है, क्योंकि एनडीए ने अपने कुनबे को इन बीते 3 महीनों में बढ़ा लिया है। और कैसे बढ़ा लिया है, जरा एक नजर इस पर भी डालिए और देखिए जरा। 2024 के अंदर एनडीए में कुल जो सदस्य थे वो 293 थे, बीजेपी 240, जो सहयोगी थे वो 53 थे। लेकिन वर्तमान एनडीए के अंदर कुल सदस्य हो चले 319, बीजेपी तो 240 ही है, यानी जो सहयोगी हैं वो इस वक्त 79 हो चले हैं। इसका मतलब 26 सहयोगी इन 3 महीनों के अंदर एनडीए का हिस्सा हो चले हैं। अब ऐसा नहीं कि जीत कर आए हैं, ये किसी पूर्ववर्ती अपनी जो पार्टी रही है उससे विचारधारा के मेल ना खाने की वजह से है, कुछ और भी वजह है। लेकिन फिलहाल का नंबर गेम यही है कि फिलहाल जो एनडीए के हिस्से हैं वो 319 हो चले हैं। लेकिन बात इससे आगे की है, बात दरअसल 360 की है, उसमें अभी भी 41 कम पड़ते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एनडीए सिर्फ वर्तमान स्थिति में 6 ही कदम दूर है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा एक बार इस गणित पर भी गौर फरमाइए और देखिए जरा। बिल के जो विरोध में है यानी कि इंडी गठबंधन वो 178 है। इसमें जो संभावित टारगेट हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, उसमें वाईएसआरसीपी के 4 हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 हैं, वीसीके के 2 हैं, आरएलपी का 1 है, 7 निर्दलीय और अदर है। जबकि इस बिल के पक्ष में अब कौन कौन है जरा इस पर देखिए। इस बिल के पक्ष में एनडीए के 298, इसमें हम जो 319 है उसमें दरअसल हम इन 20 को भी जोड़ रहे हैं। ये 20 वोट टीएमसी के हैं जो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बाद एक नई पार्टी के साथ जाकर, या कहीं कि एक नेता के साथ जाकर नई पार्टी के जरिए एनडीए का हिस्सा हो रहे हैं, जो बीजेपी को, मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वो दरअसल ये 20 है। इसके अलावा डीएमके 22 क्यों मोदी सरकार के साथ हो सकते हैं और इसका तमिलनाडु की वर्तमान सियासत और कांग्रेस से क्या रिश्ता है यह भी आपको समझाएंगे। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद, एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद, जब इनको आप मिला लेंगे तो यह होगा 354। अब जरा देखिए, बिल के पास होने के लिए 360 वोट चाहिए 2/3 बहुमत के जरिए। बीजेपी के पास कितने हैं, 354, यानी कि 6 सांसद कम है बिल पास कराने के लिए। अब 6 सांसद का आंकड़ा तो तब है जब 540 के 540 लोकसभा के अंदर मौजूद हो। ऐसा होता नहीं है।
व्हिप जारी होने के बावजूद ऐसा नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में आपके 20 सांसद अगर गैर हाजिर हो गए तो फिर यह बहुमत का आंकड़ा 360 नहीं बचेगा, यह 354-53 के आसपास आ जाएगा और यह एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। और दरअसल ये जो उम्मीद बढ़ी है, यह उम्मीद बढ़ी है डीएमके से बीजेपी की नजदीकी की वजह से और इस बिल पर समर्थन की एक उम्मीद के तौर पे, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में सरकार पहले की तुलना में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि विपक्ष अपेक्षाकृत कमजोर नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ क्षेत्रीय दलों का रुख भी सरकार के लिए अहम साबित हो सकता है। चर्चा है कि 22 सांसदों वाली डीएमके जैसे दल कुछ मुद्दों पर सरकार का समर्थन कर सकते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि डीएमके का राजनीतिक रुख कांग्रेस से अलग हो सकता है और कई मुद्दों पर वो कांग्रेस के विपरीत निर्णय ले सकती है। अप्रैल में आए परिसीमन बिल का डीएमके ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था, लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदल गई है। कांग्रेस के साथ डीएमके की दोस्ती टूट चुकी है। डीएमके ने सदन में कांग्रेस से अलग बैठने का फैसला कर लिया है, जिसके चलते डीएमके से सरकार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब जरा इस नंबर गेम को समझ लीजिए, क्योंकि नंबर गेम में सिर्फ 6 कदम दूर मोदी सरकार फिलहाल नजर आ रही है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, इनमें से फिलहाल 3 सीटें खाली हैं और इस लिहाज से संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत यानी कि 360 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। अप्रैल में एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था। बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन है। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए एनसीपीआई के 20 सांसदों के साथ साथ डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन सरकार को मिल सकता है। तो सदन में सरकार की स्थिति और मजबूत हो सकती है। मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए एनडीए के पास फिलहाल लगभग 293 सांसद हैं। इनमें एनसीपीआई के 20 जोड़ लीजिए, डीएमके के 22 जोड़ लीजिए, तो यह संख्या करीब 335 तक पहुंचती है। इसके अलावा सरकार को समय समय पर वाईएसआरसीपी के 4 सांसदों और एक निर्दलीय सांसद का भी समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में यह संख्या लगभग 340 तक पहुंच सकती है। हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के साथ आने के बाद यदि इन्हें भी एनडीए के समर्थन में जोड़ लिया जाए तो गठबंधन का आंकड़ा 346 सांसदों तक पहुंच सकता है। अब इसमें शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद भी सरकार का समर्थन करते हैं तो एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 354 सांसदों तक पहुंच सकता है। ऐसे में एनडीए को 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए सिर्फ 6 और सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो अब सवाल यह है कि सरकार इन 6 सांसदों को कैसे जुटाएगी। सबसे पहले तो राइडर यही है कि जितने हमने गिनाए हैं वो सारे के सारे 100% सदन के अंदर मौजूद रहे और सारे के सारे इस बिल के पक्ष में वोट करें, तब फिर इन 6 सांसदों की बात आएगी। लेकिन मोदी सरकार को मिशन 360 के लिए 6 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन जुटाना होगा और इस राजनीतिक गणित के बीच पिछले दिनों में बीजेपी नेतृत्व की गतिविधियां तेज रही। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। शिंदे गुट में शामिल हुए 6 सांसदों से भी अलग अलग बैठकें की हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी पिछले दिनों शर्तों के साथ उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन उनकी शर्तों को मानना कितना आसान कितना मुश्किल इस सरकार को तय करता है। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को सरकार मानती है तो हम समर्थन देने के लिए विचार करेंगे। उद्धव की पार्टी के पास 3 लोकसभा सांसद हैं। सरकार जिनका समर्थन हासिल कर लेती है तो 2/3 में सिर्फ 3 सांसद ही कम पड़ेंगे। ऐसे में जरा समझिए, ममता बनर्जी के साथ आज भी 8 सांसद ऐसे हैं जो खड़े हैं। अब इनमें से कुछ का समर्थन बीजेपी हासिल कर लेती है तो 2/3 आंकड़ा आसानी से पार कर सकती है और हम मानकर चल रहे हैं इस बार अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अगर इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे तो उससे पहले नंबर गेम को मजबूत करेंगे। यह संभव नहीं है कि 3 महीने के अंदर दोबारा इस बिल को पटल पर गिरा दिया जाए।
हालांकि उस दौरान जब यह बिल पेश किया गया तो इसे बंगाल के चुनाव के साथ भी जोड़कर देखा गया। लेकिन मानकर चलिए कि ये 6 सांसद बीजेपी के खाते में नहीं आते, तो क्या वाकई में विपक्ष की गैर हाजिरी का भी समीकरण बीजेपी के पक्ष में हो सकता है? क्योंकि 2/3 आंकड़ा हासिल करने के लिए सरकार का फोकस विपक्षी सांसदों की गैर हाजिरी पर रहेगा, और इसके लिए सपा के 37 और टीएमसी के 8 सांसदों में कई को गैर हाजिर कराना होगा। वहीं 7 निर्दलीय हैं और छोटी पार्टियों के 10 सांसदों पर भी सरकार की निगाहें हैं। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के 98 सांसदों में से भी कुछ सांसदों को गैर हाजिर रखने का प्रयास हो सकता है, या वो खुद गैर हाजिर हो सकते हैं अपनी पार्टी की विचारधारा से मेल न खाते हुए। ऐसा करने से संसद में प्रभावी सदस्य संख्या घट जाएगी और सरकार बहुमत हासिल कर देगी। लेकिन कितने माननीयों का मन बीते 90 दिन में बदल चुका है? आप जरा इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए, क्योंकि ये आंकड़ा भी छोटा नहीं है। जरा देखिए, ऐसे कितने माननीय हैं, जितने का जिक्र हम करें उनमें जो माननीय है जिनका मन बदल गया है या उनकी पार्टी ही बदल गई है, यह आंकड़ा 66 का है। सोचिए 66। पिछली बार जब वोट पड़े थे 298 थे, अब जो समर्थन जता रहे हैं, जो 7 हैं, वो 66 यानी कि 354। 6 वोट और सरकार जुटा लेगी, बहुमत हासिल हो जाएगा। लेकिन बिल गिरने के बाद ये वो माननीय है जिनका मन बदल गया या इनकी पूरी की पूरी पार्टी ही बदल गई है। और यह उलटफेर पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद शुरू हुई, और बड़ा उलटफेर तृणमूल कांग्रेस में ही हुआ। उसकी टूट से एक नंबर गेम ही बदल गया। सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने पार्टी से अलग होकर नेशनल कॉमन पीपल्स इनिशिएटिव यानी कि एनसीपीआई का गठन किया। टीएमसी से इन बागियों ने एनडीए को समर्थन देने का इरादा जताया। अगर सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर इस विलय को औपचारिक रूप से मंजूरी दे देते हैं तो लोकसभा में एनडीए गठबंधन की ताकत में इजाफा होगा और विपक्ष बड़ा हिस्सा गंवा बैठेगा। दूसरा, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 6 सांसदों ने पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया, जो एनडीए का ही हिस्सा है। इन सांसदों को मान्यता मिलते ही ये विपक्ष की बेंच से उठकर सत्ता पक्ष की कतार में शामिल हो जाएंगे और मिशन 360 का एक मजबूत आधार हो जाएंगे। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार का संकेत है। महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे का मजबूत धड़ा एनसीपी शरद पवार गुट बीजेपी के समर्थन में दिख रहा है। एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने इसे लेकर संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 50% सीट की बढ़ोतरी को राज्य की मौजूदा सीट के हिसाब से किया गया तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब तक बिल देख नहीं लेते तब तक समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे में अगर इस गुट का समर्थन मिलता है तो एनडीए के पक्ष में 8 सांसद और बढ़ जाएंगे। वहीं बात अगर राज्यसभा की भी कर ली जाए लोकसभा से इतर, तो यहां भी एनडीए गठबंधन बीते 3 महीनों में बेहद मजबूत हुआ है, क्योंकि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों और राज्यों में बदले राजनीतिक समीकरणों के कारण एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है। लोकसभा के विपरीत जहां सांसद सीधे चुने जाते हैं, राज्यसभा में राज्यों की विधानसभाओं के जरिए सदस्य आते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीतों ने राज्यसभा में उनकी सीटों की संख्या बढ़ाई है, जिससे सरकार की वो बड़ी बाधा दूर हो रही है जो लंबे समय से उसके फैसलों को रोक रही थी। वर्तमान में राज्यसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की स्थिति मजबूत है और 245 सदस्यों की राज्यसभा में एनडीए के पास अब 141 सदस्य हैं। अगर एनडीए को 10 मनोनीत और निर्दलीय सांसदों का समर्थन मिल जाता है तो आंकड़ा 151 तक पहुंच जाएगा, और यह आंकड़ा एक बार फिर से 2/3 बहुमत 164 के बेहद करीब होगा। हालांकि 2 क्षेत्रीय पार्टी जो ना तो एनडीए और ना ही विपक्षी इंडी गठबंधन के साथ है, निर्णायक भूमिका निभा सकती है। बीजेडी के 5 और वाईएसआरसीपी के 4 ये वो पार्टी है जिन्होंने पहले भी कई बार सरकार के प्रमुख विधायी एजेंडों का समर्थन किया है। उनके समर्थन मिलते ही एनडीए की संख्या 160 तक पहुंच सकती है। ऐसे में बीजेपी को 2/3 सीटों के लिए मात्र 4 सीटों की ही जरूरत होगी
और मानकर चलिए 10-15 अगर राज्यसभा के सांसद गैर हाजिर हो गए तो ये आंकड़ा भी एनडीए आसानी से छू ले। हमने आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों का वो गणित समझाया जिसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली, एनडीए के पास खुद 360 का समर्थन हो। दूसरा, कुछ पार्टी की जो अपोजिशन के लोग हैं वो बायकॉट कर जाएं। तीसरा, वो क्रॉस वोटिंग कर दें। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं मोदी का जो मिशन 360 उसकी पूरी तैयारी के बाद ही ये बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, क्योंकि इस बार अगर ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचा तो पूरी कोशिश होगी इन्हें बहुमत के साथ पास कराकर हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक नई दिशा दी जाए। क्योंकि कहते हैं कि लोकसभा की सीट जितनी बड़ी होगी डेवलपमेंट उतना स्लो होगा, लोकसभा जितनी छोटी होगी उसके प्रतिनिधित्व की संख्या जितनी बढ़ेगी डेवलपमेंट उतनी ही तेजी से आएगा। और यहां तो महिला आरक्षण भी परिसीमन पर ही टिका है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। राजनीति के तराजू से न तोले, स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती।